हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम नाइन्थ क्लास का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, नाइन्थ के बच्चों को नहीं। हम जो है ग्रुप डी स्पेशल या जो भी एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी आप किसी भी अगर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम जो कि आप नौकरी पाने के लिए जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उसमें अगर आपका साइंस आ रहा है तो उसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। हमको पता है कि आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा और फिर वीडियो क्रॉस करके चले जाइएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझना नहीं चाहते हैं। अगर आपको सही से अगर साइंस पढ़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो आप तो वही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िएगा और फिर भूल जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप पूरा क्लास में बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन भी बनेगा और आपको क्लास करने में भी मज़ा आएगा और फिर बाद में साइंस पढ़ने में भी मज़ा आएगा। साइंस जो है याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप जो लाइन बाय लाइन वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये साइंस का नहीं है पढ़ने का। साइंस का आप डिटेल में या पढ़ लीजिए, आपको याद रह जाएगा। उसके लाइन बाय लाइन आप कितना भी पढ़िएगा, साइंस आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे हैं। इसका 2 लेक्चर हो चुका है। ये इस चैप्टर का छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ाते हैं। अगर आपको अगर पढ़ना है तो पीछे आप जा करके प्लेलिस्ट में, मेरा चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में वो क्लास कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से एक बार पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आगे हमको क्लास करना है या नहीं। अगर आप पूरा क्लास कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वो सब भी क्लास कीजिएगा और आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ हम पहले क्लास में बता दिए हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि पदार्थ जितना भी हैं वो शुद्ध हैं, जो हम खरीदते हैं। कि जैसे शुद्ध दूध चाहिए या शुद्ध घी चाहिए हमको, ये जो खरीद के लाते हैं क्या वो शुद्ध हैं। केमिस्ट्री के भाषा में जो है, प्रकृति में जो भी पदार्थ है, केमिस्ट्री के हिसाब से कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है। कोई पदार्थ जो है किसी न किसी चीज़ का मिश्रण है। जैसे आप मान लीजिए दूध ही लाते हैं, दूध में क्या है, अगर आप शुद्ध दूध बोलते हैं कि शुद्ध दूध लाए हैं या शुद्ध घी लाए हैं, तो उसमें बहुत सब पदार्थ मिला हो। जैसे दूध में वसा, आयरन, ये सब मात्रा घुला हुआ रहता है। इसके कारण यानी केमिस्ट्री के हिसाब से कोई भी पदार्थ क्या है, शुद्ध, प्रकृति में जो भी पदार्थ है वह शुद्ध नहीं है। यही सब हम आगे इसके यानी मिश्रण के बारे में बताए थे। मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिलना मिश्रण बताए थे। फिर विलयन बताए थे, 2 पदार्थ का द्रव का 2 द्रव का मिलना विलयन का बताए थे। विलयन में बताए थे 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और विलायक होते हैं। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। विलयन की सांद्रता के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद आपको जो है हम निलंबन के बारे में, पिछला क्लास में निलंबन और कोलाइड के बारे में आपको बताए थे। उम्मीद करता हूँ आप अगर आपको नहीं वो सब समझ में आ रहा है कि निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है, तो हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। आप जा करके वो क्लास कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं आगे। देखिए, हम यहाँ लिखें कि मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में भी बहुत सब विषमांगी पदार्थ, जैसे देखिए विषमांगी जो मिश्रण है, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। समांगी मिश्रण वह होता है जो कि पूर्ण रूप से घुला हुआ रहे और उसका विलय का कण जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विलायक और विलय का कण जो है अलग अलग दिखाई देता है। तो विषमांगी मिश्रण को हम मुख्य रूप से पृथक घर में भी करते हैं। जैसे कि आप चाय से उसके पत्ती को अगर आपको छानना है तो छानन विधि द्वारा, या अगर चावल में अगर कंकड़ मिला हुआ है तो आपको चून के भी उसको पृथक कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे देखिए, यहाँ आपको बताया यानी मिश्रण के घटकों को पृथक आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं। वही प्रकार हमको आगे देखना है। जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जा सकता है। आप घर में भी देखे होंगे कि दूध से जो है क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है, या क्रीम से जो घी निकालते हैं कैसे निकालते हैं आप देखे होंगे। तो एक अपकेंद्री विधि होता है। अपकेंद्री विधि में क्या होता है, कोई मतलब वो एक मशीन आता है जिसमें कि
वो अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्री सिद्धांत आपको फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि अपकेंद्री में जो है घनत्व के आधार पर कार्य होता है। जिस पदार्थ का जब कोई भी द्रव को उसमें आप यानी वो मशीन में डाल के जब घुमाया जाता है तो उसमें जो अधिक घनत्व जिसका रहता है वो अंदर बैठ जाता है और जिसका कम घनत्व होता है वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार अगर आप दूध को भी डालते हैं, दूध में जो है उसका जो मक्खन होता है उसका घनत्व कम होता है और दूध जो होता है उसका घनत्व तो यानी मक्खन से अधिक होता है, जिसके कारण मक्खन ऊपर आ जाता है और दूध नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण हम पृथक मक्खन को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिखे हैं कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि को अपनाते हैं। किस विधि को अपनाते हैं हम? अपकेंद्री विधि। किस विधि को अपनाते हैं? अपकेंद्री विधि। अपकेंद्री विधि से हम जो है दूध को यानी दूध से क्रीम को हम पृथक कर सकते हैं। अपकेंद्री विधि द्वारा रक्त और मूत्र की जांच भी प्रयोगशाला में जो है रक्त और मूत्र की जांच भी किया जाता है अपकेंद्री विधि द्वारा। अब देखिए कपड़े धोने की मशीन, हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि कपड़े धोने का मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़े धोने का मशीन जो अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है उसमें कपड़ा और फिर सर्फ पानी डाल के देता है। उसमें भी वो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो उसमें जब कपड़ा डालते हैं तो वो गोल गोल घुमाता है। उसको घुमाने से क्या होता है, जिसका कम घनत्व होता है वो बाहर निकल जाता है और जिसका अधिक घनत्व, जैसे कि स्वाभाविक है कि मैल जो होता है उसका घनत्व कम होता है, वो वसा होता है। और आपको पता है वसा का जो है यानी तेल मान लीजिए, तेल जो है तेल का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण जो है जब घूमता है तो तेल बाहर निकल जाता है और वह नीचे बैठ जाता है। इसी के सिद्धांत पर कपड़ा धोने का मशीन से जो पृथक होता है किससे होता है? अपकेंद्री विधि द्वारा। अब देखिए यहाँ लिखे दो अघुलनशील द्रवों। अब देखिए दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कैसे कर सकते हैं? यदि आप दो अघुलनशील, देखिए घुलनशील हुआ होता है जिसमें मिल जाता है, अच्छा में मिला हुआ रहता है, और अघुलनशील होता है जो दो द्रव को आपको मिलाना है लेकिन वो दोनों द्रव एक दूसरे से नहीं मिलता है मिलता है। तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए ये जल है, ये किसी बर्तन में जल रखे हुए हैं आप, अगर आप इसमें तेल अगर डाल देते हैं, तेल देखिएगा आप ऊपर में तैरने लगता है। यही इसी के बारे में बोल रहा है कि दो और घुलनशील द्रव, जैसे कि पानी में अगर आप तेल डालते हैं तो क्या होता है, वो मिलता नहीं, वो तेल जो है ऊपर में तैरने लगता है। मान ले जाए 2 लीटर पानी और उसमें 1 लीटर आप तेल किसी प्रकार से चला गया है, आपको अगर उसको निकालना है तो क्या कीजिएगा आप उसके घनत्व के आधार पर, जैसे कि घनत्व तेल का जो है घनत्व कम है पानी की अपेक्षा, पानी जो है नीचे बैठ जाएगा और तेल क्या होगा ऊपर आ जाएगा। जैसे आप एक कीप बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आप एक कीप बना लीजिएगा इस तरह। अगर आप इसमें जल डाल दीजिएगा तो जल जो है मान लीजिए ये नीचे है तो ऊपर में इस तरह करके बंद कर दीजिए इसको, इसमें इसी से डाल के इसमें देखिए तेल जो है इस तरह ऊपर में रह जाएगा। और इस तरह अगर आप कांच का बोतल लेते हैं आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अगर ये नीचे अगर आपका पानी है यानी जल है यहाँ नीचे, तो यहाँ ऊपर में क्या रहेगा, तेल रहेगा। इस तरह करके ऊपर में क्या रहेगा, तेल रहेगा। तो आप जैसे ही ये बर्तन से जैसे देखिए घनत्व जल का क्या है, कम है। जब जल का घनत्व कम है यानी तेल का घनत्व क्या होता है, कम है और जल का घनत्व अधिक है, तो ये नीचे बैठ जाएगा और नीचे का जो आप ढक्कन अगर खोल दीजिएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जल सब बाहर निकल जाएगा। यह धीरे धीरे आकर के जल बाहर निकल, जैसे सब जल खत्म हुआ आप इसको बंद कर दीजिए, सिर्फ आपके पास तेल बच जाएगा और आप इस तरह दो अघुलनशील पदार्थ को पृथक आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसी प्रकार आप दो अघुलनशील पदार्थ को कैसे पृथक कर सकते हैं, घनत्व के आधार पर आप पृथक कर सकते हैं। इस तरह करके ये विधि अपना करके आप क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। हम पिछला क्लास में आपको बताए थे ऊर्ध्वपातन के बारे में, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण के बारे में हम आपको एकदम पिछला क्लास में पूरा डिटेल में बता दिया। अभी हम बता रहे हैं ऊर्ध्वपातन, वह चीज़ बताए थे कि कोई ठोस पदार्थ जब डायरेक्ट क्या होता है गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से डायरेक्ट सीधे अगर किसमें
यानी ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। ये हम पिछला क्लास में बता चुके हैं पूरा डिटेल में। तो वही है यहाँ कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से कैसे पृथक कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड आपको पता है कि ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित पदार्थ, अगर आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ आ जाए और एक कोई दूसरा पदार्थ आ जाए, अगर आपको पूछे कि कैसे किस विधि से पृथक कर सकते हैं, तो आप क्या कहिए, ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक कर सकते हैं। देखिए, यानी नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से। कोई भी अगर पदार्थ, अगर आपको पहले ये याद रखना कि ये पदार्थ ऊर्ध्वपातित प्रदर्शित करता, अगर आपको ये पता है तो आप आंख मूंद के डायरेक्ट क्या मार दीजिएगा, ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे आपको हम यहाँ लिखे हैं कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातित गुण करते हैं। जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड को आप गर्म कीजिएगा तो ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कपूर को भी अगर आप गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और हम पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं वह धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसके बाद वह गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातित जो गुण प्रदर्शित करता है वह पदार्थ जो है वह द्रव में परिवर्तित ना हो करके डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस पदार्थ को इसको क्या बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। लेकिन अगर गैस को हम जैसे अमोनियम क्लोराइड या कपूर को अगर हम फिर ठंडा करेंगे गैस को, तो वह सीधे द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होगा, सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था। लेकिन बाकी अगर पदार्थ जैसे द्रव ही ले लीजिए, अगर द्रव वाष्प के रूप में मतलब गैस के रूप में है तो उसको अगर ठंडा कीजिएगा तो द्रव के रूप में बनेगा। फिर अगर और अधिक ठंडा कीजिएगा तब वो द्रव क्या हो जाएगा, बर्फ रूप में मतलब ठोस अवस्था में बदल जाएगा। सभी पदार्थ के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातित प्रदर्शित करता है वह पदार्थ, उस पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तो वह डायरेक्ट ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। अगर इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस अवस्था से अगर उसको आप ठंडा कीजिए डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। किसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि निक्षेपण यानी अगर किसी पदार्थ का यानी गैस अवस्था से गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था में आया तो यह कौन सा विधि है। और 1 नंबर पे ही आपको रहेगा ऊर्ध्वपातन। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर क्या हो जाएगा, निक्षेपण। अगर देखिए गैस से सीधा ठोस तब क्या, निक्षेपण। और ठोस से सीधा गैस, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कौन कौन सा पदार्थ गुण प्रदर्शित करता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये आपको पदार्थ याद रखना है। अब देखिए क्रोमैटोग्राफी मतलब होता है कि क्रोमो मतलब होता है कलर, मतलब 2 कलर का पृथक्करण। जैसे डाई में रंगों का पृथक्करण, डाई का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण। अगर डाई का अर्थ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण। अगर रंगों को पृथक करने में, जैसे अगर आपको पूछेगा 2 या 2 से अधिक रंग के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो किसका विधि करेंगे, क्रोमैटोग्राफी का। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, कौन सा विधि, क्रोमैटोग्राफी। रक्त से ड्रग्स को पृथक करने में, रक्त जैसे कोई आदमी जो होता है वह ड्रग्स का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगता है, तो ड्रग्स का जब वो सेवन करता है तो उसके ब्लड में जो है ड्रग्स फैल जाता है। अगर ब्लड में ड्रग्स फैल जाता है उसको पृथक करने यानी ब्लड से जो है यानी रक्त से अगर उसको ड्रग्स को पृथक करना में है तो कौन सा विधि का प्रयोग कीजिएगा, क्रोमैटोग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हैं, आप नोट्स कीजिए और आपको याद रखिएगा। अब देखिए 2 घुलनशील द्रवों के पृथक को कैसे पृथक कर सकते। अब देखिए यहाँ हम लिखे हैं, देखिए 2 घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं,
दो घुलनशील, यदि आपको दो घुलनशील द्रव दिया हुआ है तो आप उसको कैसे पृथक कर सकते हैं? दो घुलनशील द्रवों को जो है पृथक कैसे कर सकते हैं आप? दो घुलनशील द्रवों को पृथक, देखिए दो घुलनशील द्रव, यहां लिखें क्या अघुलनशील, तब आप घनत्व के आधार पर किए, लेकिन दो घुलनशील द्रव, अब जैसे देखिए दो घुलनशील द्रव में से आपका किसको पृथक कीजिएगा? देखिए इसको जो है आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि, आसवन विधि द्वारा आप इसे पृथक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए समुद्र, जैसे आप पेट्रोलियम ले लीजिए, ठीक, पेट्रोलियम अगर आप लेते हैं तो पेट्रोलियम को क्या कीजिएगा? पेट्रोलियम, हाँ जैसे देखिए, रुकिए अभी नहीं, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आप पृथक कैसे कर सकते हैं? यानी अब आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा जो है दो घुलनशील द्रव, अगर कोई दो घुलनशील द्रव है और आपको अगर उसको पृथक करना है तो किसे कीजिए? आसवन विधि द्वारा। लेकिन यहाँ लिखे हैं दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है उसे परभाजी आसवन विधि। आसवन विधि वो होता है कि आप गर्म करने के बाद, आसवन विधि क्या होता है कि जब आप गर्म करके आप वाष्प के रूप में परिवर्तित करके आप कर सकते हैं। तो वाष्प के रूप में जैसे कि कोई दो द्रव आप ले लीजिए, उसका अगर क्वथनांक अलग अलग, क्वथनांक के बारे में हम बताए थे, किसको बोलता है क्वथनांक? जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ, मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्वथनांक बोलते हैं। अगर क्वथनांक, वही बोल रहे हैं, जब दो घुलनशील द्रव और अलग अलग उसका क्वथनांक है तो जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो पहले उबलने लगेगा तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको अलग करके फिर जो द्रव बचा रहेगा वो पृथक हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला अगर 25 केल्विन से अगर कम है, अगर कोई दो या दो से अधिक द्रव मिला हुआ है और उसका जो क्वथनांक का अंतर कितना है? 25 केल्विन, तो आसवन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? परभाजी आसवन विधि। कौन सा विधि? परभाजी आसवन विधि। वही अगर क्वेश्चन दे देगा आपको दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों का क्वथनांक जिसका अंतर 25 केल्विन से कम होता है उसको किस विधि द्वारा आप पृथक कर सकते हैं? तो किस विधि द्वारा? परभाजी आसवन विधि। आसवन विधि की ही तरह परभाजी आसवन विधि भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अब देखिए परभाजी आसवन विधि द्वारा वायु जो है, जैसे वायुमंडल में वायु फैला हुआ है, आपको पता है कि ये वायुमंडल में जो वायु है वह बहुत सब गैसों का मिश्रण है, तो इससे जो अगर हमको ऑक्सीजन निकालना है, नाइट्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो इसको किस विधि से हम निकालेंगे? परभाजी आसवन विधि से। वही लिखे हैं कि वायुमंडल से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? परभाजी आसवन विधि। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप क्वेश्चन बैंक साइंस का देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। पेट्रोलियम के उत्पादों को उसके विभिन्न घटकों से कैसे पृथक किया जा सकता है? कैसे? परभाजी आसवन विधि द्वारा। इसको भी किससे पृथक किया जा सकता है? परभाजी आसवन विधि द्वारा। जैसे आपको पता है कि जब समुद्र के नीचे जब खनिज यानी पेट्रोलियम खनिज निकाला जाता है उसको ला करके कहीं शुद्ध किया जाता है, वहीं से उसको किरोसिन तेल, पेट्रोलियम, अलकतरा, डीजल ये सब में परिवर्तित हो जाता है। पेट्रोलियम का ही वो सब घटक, उन सब घटकों को कैसे पृथक किया जाता है? परभाजी आसवन विधि द्वारा। अब देखिए यहाँ लिखे हैं वायु से गैस को कैसे पृथक कर सकते हैं? वायु से गैस को कैसे पृथक कर सकते हैं? परभाजी आसवन विधि। अब आपको समझिए कि जब हम पिछला क्लास में आपको बताए थे कि जब आप वायुमंडल यानी वायु को जब आप उसका तापमान कम करके और प्रेशर अधिक डालते हैं तो वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी सॉरी, गैस से किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जब द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, वायुमंडल का गैस द्रव में परिवर्तित, तब उसमें क्या करेंगे? उष्मा देंगे। उष्मा जैसे देंगे, जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो तो पहले उबलने लगेगा, वाष्प बन जाएगा। उसको जैसे वाष्प बनेगा उसको दूसरे में यानी दूसरे बर्तन में अलग कर देंगे। तो इस प्रकार करके हम वायु से गैसों को पृथक कर सकते हैं। क्यों? कौन सा विधि द्वारा? यानी परभाजी आसवन विधि।
यानी वायुमंडल से आपको अगर गैसों को पृथक करना है तो कौन सा विधि को अपनाइएगा, तो प्रभाजी आसवन विधि। क्वथनांक के अनुसार बढ़ते क्रम। अब देखिए सबसे अधिक क्वथनांक जो है वायुमंडल में, हम बताए कि आपको सब वायुमंडल में तो गैसीय अवस्था में रहता है, जब आप उसका तापमान कम करके और प्रेशर अधिक कर दीजिएगा तब वायु जो है वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाए। जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, यानी क्वथनांक के बढ़ते क्रम सबसे अधिक क्वथनांक नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद आर्गन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का। अब देखिए वायु को ठंडा करने पर कौन सा गैस पहले द्रव में परिवर्तित होगा। अब बोल रहा है यहाँ कि देखिए ये तो क्वथनांक है, सबसे अधिक, सबसे बाद में कौन उबलेगा, नाइट्रोजन, उसके बाद का यानी सबसे पहले ऑक्सीजन उबल जाएगा, उसके बाद आर्गन उबलेगा, उसके बाद नाइट्रोजन। क्यों, जिसका क्वथनांक अधिक होता है आपको पता है वह अधिक तापमान पर उबलना प्रारंभ करता है। अब देखो वायु को ठंडा करने पर कौन सा गैस पहले द्रव में परिवर्तित होगा, तो सबसे पहले द्रव में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन परिवर्तित होगा, उसके बाद आर्गन परिवर्तित होगा। अब देखिए ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए, देखिए अगर आपको ये तो हम बताए गैस और द्रव को बता दिए कि आपको पृथक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ठोस पदार्थ दिया हुआ है, अगर ठोस पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का मिश्रण है, उसको पृथक करने के लिए आप किसका विधि का प्रयोग करें, क्रिस्टलीकरण विधि का। वही लिखे हैं, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। यानी ठोस पदार्थ को पृथक्करण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं जो बताएं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा क्लास, कि आपके एग्जाम के व्यू से कुछ भी जरा सा भी अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताए होंगे और आपको समझ में आया होगा, आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और पूरा ये क्लास जो अगर आप पढ़े हैं और नोट्स नहीं बनाए तो दोबारा आप क्लास करके ये पूरा नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप अच्छा से फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।